स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवज्ञान ज्योति में। श्रावस्ती उन दिनों जम्बूद्वीप पर सबसे बड़ा नगर था। कोसल महाराज्य के अंतर्गत साकेत और वाराणसी ये दो महानगर भी महासमृद्धशाली थे, परंतु श्रावस्ती की उनसे होड़ न थी। साकेत बहुत दिन से कोसल की राजधानी न रही थी। इस समय उसका महत्व केवल इसलिए था कि वह उत्तरापथ के प्रशस्त महाजनपथ पर थी तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सार्थवाह जलथल, परंतु धावस्ती में समस्त जम्बूद्वीप ही की संपदाओं का अगम समागम था। यहाँ अनाथपिंडिक सुदत्त और मृगार जैसे धन कुबेरों का निवास था, जिनके साठ जम्बूद्वीप ही में नहीं, ताम्रलिप्ति के मार्ग से बंगाल की खाड़ी और भरुकच्छ तथा शुटिक से अरब सागर को पार कर सुदूर द्वीपों में जाते और संपदा विस्तार करते थे। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक का मार्ग माहिष्मती, उज्जैन, गोनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर था। श्रावस्ती से राजगृह का मार्ग पहाड़ की तरह ही होकर था। मार्ग में सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम, भंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालंदा पड़ते थे। पूर्व से पश्चिम का मार्ग बहुत करके नदियों द्वारा तय होता था। गंगा में सहजाती और यमुना में कौसाम्बी तक बड़ी बड़ी नावें चलती थीं। सार्थवाह विदेह होकर गांधार तक और मगध होकर सौवीर तक, भरुकच्छ से बर्मा तक और दक्षिण होकर बेबीलोन तक तथा चंपा से चीन तक जाते आते थे। रेगिस्तानों में लोग रात को चलते थे और पथ प्रदर्शक नक्षत्रों के सहारे मार्ग का निर्णय करते थे। सुवर्ण श्रावस्ती महानगरी में हाथी सवार, घुड़सवार, रथी, धनुर्धारी आदि 9 प्रकार की सेनाएं रहती थीं। कोसल राज्य की सैन्य में यवन, शक, तातार और हूण भी सम्मिलित थे। यवनों को ऊंचे ऊंचे सेनापति के पद प्राप्त थे। उच्च वर्गीय सेठरियों, सामंतों, श्रमणों और श्रोत्रिय ब्राह्मणों के अतिरिक्त दास, रसोइये, नाई, उपमर्दक, हलवाई, माली, कसाई, चित्रकार आदि अनगिनत थे। रेशम, मलमल, चर्म, कारचोबी का काम, कंबल, औषधि, हस्तिदंत, जवाहर, स्वर्णभरण आदि के अनगिनत व्यापारी थे। जातियों में ब्राह्मण महाशाल, क्षत्रिय सामंतों का उच्च स्थान था। इनके बाद सेट्टिजन थे, जो धन संपदा में बहुत चढ़े बड़े थे। देश विदेश का धनरत्न इनके पास खिंचा चला आता था। जनसाधारण के तरुण इन सामंतों और राजाओं के निरर्थक युद्धों में अपने प्राण देने को बलात् विवश किए जाते थे और उनकी विवश युवती सुंदरी कन्याएं उनके अंतपुरों की भीड़ में दासियों, उपपत्रियों आदि के रूप में रख ली जाती थीं। ब्राह्मण इन सामंतों और राजाओं को परम परमेश्वर घोषित करते, इन्हें ईश्वर अवतार प्रमाणित करते और इनके सब ऐश्वर्यों को पूर्व जन्म के सुकृतों का फल बताते थे। इसके बदले में वे बड़ी बड़ी दक्षिणाएं, फटकारते और स्वर्णभूषिता सुंदरी दासियां दान में पाते थे। मगध सम्राट श्रेनिक बिंबसार को परास्त करके और कौशाम्बीपति उदयन की नियुक्ता, गांधार नंदिनी कलिंग सेना को प्राप्त करके बूढ़े घमंडी कोसलेश प्रसेनजित बहुत प्रसन्न थे। इस किया था जिसके लिए बहुत भारी आयोजन किया जा रहा था। महाराज अभी तक राजधानी में नहीं थे, साकेत में ही विराज रहे थे, परंतु श्रावस्ती में यज्ञ की तथा कलिंग सेना के विवाह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थीं। देश देशांतर के राजाओं, सामंतों और मांडलिकों ने विविध प्रकार की भेंटें भेजी थीं। व्यापारियों, अतिथियों, मुनियों और ब्राह्मणों के झुंड श्रावस्ती में चले आ रहे थे। श्रावस्ती के राजमहालय में कलिंग सेना का बड़े ठाठ का स्वागत हुआ। समस्त पुरी सजाई गई। उसका अद्भुत सौंदर्य नीलमणि के समान, उज्ज्वल नेत्र, चमकीले सोने के तारके से स्वर्णकेश और स्फटिक सी धवल गौर कांति एवं सुगठित सुस्पष्ट देहयष्टि देखकर संपूर्ण रनिवास आश्चर्यचकित रह गया। महाराज प्रसेनजित के रनिवास में देश विदेश की एक से एक बढ़कर सैकड़ों सुंदरियां थीं। कलिंग सेना के सामने सभी की आभा फीकी पड़ गई। उन सहस्राधिक रमणियों में उसके रूप को कोई पा ही नहीं सकती थीं, परंतु कलिंग सेना जैसी रूप संपन्ना नारी थी, वैसी ही मानवती और विदुषी भी थी। वह गांधार के स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण में पली थी। तक्षशिला के निकेतन में उसने शिक्षा पाई थी। वह वेद, वेदांग, ज्योतिष और 14 विद्याओं के सिवा शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में भी एक ही थी। उसने हठपूर्वक गांधार से श्रावस्ती तक अश्व की पीठ पर यात्रा की थी। राजमहल में उसे संपूर्ण सुख साधन संपन्न पृथक प्रसाद दिया गया था। इस समय श्रावस्ती में काफी भीड़ भाड़ थी, परंतु यह भी कलिंग सेना को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अभी पति को नहीं देखा था।
पर उसने सुना था कि वे विकलित यौवन 70 वर्ष के बूढ़े सनकी और स्त्रैण का पुरुष है। उसने इच्छापूर्वक ही कौशाम्बीपति उदयन को त्याग कर इस बूढ़े राजा से विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु उसका प्रिय भाव उदयन की ही ओर था। प्रसेनजित के प्रति उसके मन में पूरी विरक्ति थी। महाराज के श्रावस्ती में लौटने पर उसका विवाह होगा, यह उसे मालूम था। उसकी तैयारियां भी वह देख रही थी और धैर्यपूर्वक बलि पशु की भांति उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। उस तेजवती विदुषी स्त्री ने पिता के राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए बलि दी थी, इसलिए वह चुपचाप सूनी दृष्टि से कौतूहलाक्रांत रनिवास को तथा अपने विवाह अनुष्ठान की तैयारी को देख रही थी, जिसके लिए उसके मन में अवज्ञा के पूरे भाव भर गए। और आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल शिव ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब कर ले। जय श्रीमन नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।